सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। क्यों जनाब सदर, ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या हम ये बात भूल गए हैं कि रिस्क देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है? उसने हमसे वादा किया है कि रिस्क तो वही देगा, और वही जात है जो इंसान को रिस्क देती है। जिस इंसान ने पहले से लिबास का नहीं सीखा, जिस इंसान के पास पहले कोई लिबास नहीं था, जिसने पत्थर से आग जलाना सीखा, और उस रब पाक की जात ने एक कीड़े को पत्थर से ही फिजा दी, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि हमें खुराक नहीं मिलेगी, हमारे मसाइल कम पड़ जाएंगे? क्यों जनाब सदर, ऐसा क्यों है? ये हमारी सोच है, क्योंकि हम उस जात को भूल चुके हैं। अगर हम उस जात को याद करें और उस जात की करामात को याद करें, तो हमें पता चलेगा कि आबादी एक बोझ नहीं बल्कि सरमाया है जनाब सदर। और यहाँ मैं अहमद नदीम कासमी साहब की एक बात को, एक शेर अर्ज करूंगी। रिस्क की खातिर जमीन खोदी गई पत्थर मिले, रिस्क की खातिर जमीन खोदी गई पत्थर मिले, और इधर पत्थर में कीड़े को फिजा मिलती रही। जनाब सदर, अगर हम ये कहते हैं कि आबादी बोझ है, इससे रिस्क में इजाफा, इससे जो है हमारी खुराक कम होगी, तो जनाब सदर, अल्लाह पाक ने हर वादा फरमाया है कुरान पाक में कि रिस्क और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। वो हर इंसान को अपने मकाम पे रिस्क देता रहेगा। फिर हम क्यों करते हैं रिस्क की फिक्र? हम कौन होते हैं इस बात को सोचने वाले? हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम उस रिस्क को कैसे बढ़ा सकते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से कैसे फायदा उठा सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में वसाइल की कोई कमी नहीं है जनाब सदर। हमारे यहाँ कोयले के जितने ज़खायर मौजूद हैं, तेल के जितने ज़खायर मौजूद हैं, शायद ही कहीं मौजूद होंगे। लेकिन जनाब सदर, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ वसाइल का इस्तेमाल वैसा नहीं होता जैसे कि दूसरे ममालिक में होता है। जैसे कि मेरे साथी ने अभी ये बात की कि हमारे यहाँ के लोग जाते हैं अमेरिका में, दुबई में, सऊदीया में, और वहाँ उनकी तरक्की का बायस बनते हैं। तो जनाब आला, क्यों ना हम अपने ही अफराद को, अपनी कौम में ही इतने वसाइल दें कि वो बाहर जाने की सोचे ही ना, और हमारा ही असासा बन जाए जनाब सदर। फिर ये आबादी कौन कहता है कि मसाइल का बायस बनेगी? फिर कौन कहता है हमारी आबादी बोझ होगी? हमारी आबादी तो एक सरमाया है। पाकिस्तान के नौजवान तो सरमाया है पाकिस्तान के लिए, और ये बात हमने साबित कर दी है। अब अगर आप देखते हैं सऊदीया में, देखें, अगर आप जाते हैं दुबई में, तो जहां भी जाएंगे आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर, असातिज़ा, मजदूर को के हर जगह पाकिस्तानी नजर आते हैं अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी अवाम कम है किसी से? हमारी पाकिस्तानी अवाम किसी से कम नहीं है जनाब सदर। जरूरत इस बात की है कि हमारी हुकूमत अपनी पॉलिसियों पे गौर करे। जनाब सदर, अब मैं आपकी तवज्जो एक अहम नुक्ते पर मरकूज कराना चाहूंगी। अगर हम कहते हैं कि आबादी में इजाफा हो रहा है, तो जनाब सदर, हमारा ही मुल्क है जो कि दहशतगर्दी का शिकार है। जनाब सदर, हमेशा बम धमाकों से हमारे कितने ही नौजवान जाया हुए हैं, कितनी ही जानें हमने दे दी हैं, कितने ही अफराद मौजूद हुए हैं। तो क्या ये आबादी में कमी नहीं? क्या अब अंग्रेजों को ये बात नजर नहीं आती कि हमारे यहाँ आबादी की कमी हो रही है? जनाब सदर, क्या ये इस बात को वाजे नहीं करता कि अंग्रेज हमारे नौजवानों को तरक्की करता देख नहीं पाते, जिसकी वजह से वो आबादी में कमी करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के नौजवान हैं जिनमें इतनी हिम्मत है, इतनी काबिलियत है कि वो खुद को साबित कर सके जनाब सदर। और इन्हीं नौजवानों के लिए तो इकबाल ने कहा है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जनाब सदर, मैं अपनी इस तकरीर का अंजाम इस बात से करना चाहूंगी और आप सबसे इल्तिजा करूंगी कि मेरे साथ अपने रब्बे करीम के यहाँ तहे दिल से इस बात की दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हमें वो नौजवान दे जो हमारे लिए सरमाया हो जाएं। ऐ अल्लाह, हमें वो नौजवान दे जो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान को उनके ख्वाबों में पूरा उतारें। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप सब ने मुझे सुना। शुक्रिया। That's nice talk to Zainab Hayat of MBA Second. I hope you will be enjoying this contest
and you will enjoy more as this will proceed. What's confidence? Confidence which we have in ourselves gives too much of power that we have in others. What's courage? A man of courage is also full of faith. If you have faith in yourself, you have the courage. If you have confidence in yourself, you have a very shares his views with us, Mr. Sameer. Honorable President, most respected teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. Today's given topic has provided us an opportunity to have a serious analysis and deep thoughts of our strengths and weaknesses. Nature has gifted our planet with various resources: sea, rivers, mountains, glaciers, deserts, or any other resource. You can name it and you can find it in Pakistan. Same is true about our population. About 170 million people are another bright prospect for this country. Now, questions come to the mind: where do we stand among the nations of the world? Honestly speaking, sir, answer hurts our national pride. Further question arises: what is wrong with us? Answer is simple: we have comprehensively failed to avail opportunities offered by nature, because we have failed miserably to find sincere leadership after the death of our great Qaid. Musical chair game among notorious military dictators, selfish politicians, and conspirating bureaucracy has never allowed us as a nation to plan our resources, especially human resources, which has become a very instrumental in the development of many developing countries. Most striking examples are China and India. Having population more than a billion each, both economies have shown a tremendous progress. India's economy is showing growth rate more than 8% annually, and China's more than 10% annually is because of their best management of human resources. Best skilled human resources can play wonders, as the above mentioned nations have shown. We are their next door neighbors, but unfortunately, sir, on merit we have no comparison with them, because we have a very serious crisis of leadership. Or in the words of poet, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा है. We need such people who could have the vision and foresight, who should have the sense there is a lot of difference between a nation and a huge mob. India's got freedom a day after us, while China awakened in 1949, 2 years later. These nations put their head down, set their targets, designed their plans, and got a status. There are so many stomachs to be fed as compared to their resources, but it was realized timely by these nations that it is time to use their human resources. Technically advanced nations have many advantages over the developing nations, but nature has its own principles. Cheaper labor and lower administrative costs in developing nations have provided an opportunity to these nations to encash it by getting maximum projects from multinational companies. It is only possible to do so if you have basic prerequisites: better law and order situation, simple and quick legal procedures, technically sound and skilled cheaper labor, and sincere leadership are basic requirements to attract direct foreign investment, which is considered a lifeline for developing nations. Second most important factor is home remittance. That means people of a country working abroad send back home money. Although we are getting benefits from second source, but definitely not up to our potential. Now coming directly to our point, that whether growing population is an asset or liability. Mr. President,
I strongly support the notion that Pakistan's growing population is an asset. A very big question arises that up till now, my whole discussion proves it otherwise. But sir, if all the gold and uranium of Sandy Balochistan sites remains unexplored but considered as an asset, if coal of Thar is considered a heat asset, though still unexploited, very large Makram coastal line is considered an asset, though opportunity is still unavailed. Sir, same is true about our very potential resource. Yes, our human resource. Still unattended, not understood, not realized, but it is an asset, definitely an asset. Only we need direction. Must be God.